नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सूरज। कोरोना को लेकर हर एक घंटे पर एक नया अपडेट आ रहा है और इसलिए लगातार सुबह से हम लाइव जुड़कर आपको अपडेट रखना चाह रहे हैं और अपडेट सूचना दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसी रफ्तार से हम चाहते हैं कि आप भी अपडेट रहें। फिलहाल आपके या हमारे या सबके व्हाट्सएप पर एक स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि झारखंड में जल्द ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का जो वह पत्र है अंग्रेजी में लिखा हुआ, वह झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने विभाग को यह सुझाव दिया है, सरकार को सुझाव दिया है कि वर्तमान जो स्थिति है उसे देखते हुए क्या क्या किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानेंगे। सूरज, जो पत्र अरुण कुमार सिंह का स्वास्थ्य विभाग का जो सभी जगह वायरल हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या कुछ बातें हैं और उस पत्र का मतलब क्या समझा जाए? क्या वह लागू हो चुका कि आने वाले दिनों में लागू होगा? दरअसल जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक सुझाव पत्र सरकार को दिया है कि क्या किया जाना चाहिए। निसंदेह 31 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री की, उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए थे और वहाँ पर कुछ अपील उस समय की गई थी और फिर कहा गया था कि आपदा प्रबंधन की बैठक होगी सोमवार या मंगलवार को, फिर आगे हम आदेश लेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है जो कि उन्होंने सुझाव मांगे होंगे मुख्यमंत्री ने, और वो सुझाव जो है, उस सुझाव की जो लेटर की सबसे बड़ी बात ये है कि नाइट कर्फ्यू की बात उसमें की गई है, नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर। तो ये सुझाव दिया गया है कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, क्योंकि कई राज्यों ने ऐसा किया है। टाइमिंग अलग है, लेकिन कई राज्य जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन के भी मामले सामने आए हैं और केसेस तेज़ी से बढ़े हैं। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों का आंकड़ा जो है वो तेज़ी से केस बढ़े हैं। राजधानी रांची जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव केस के मामले में अभी है। तो एक नाइट कर्फ्यू का एक बड़ी बात जो है इसमें नाइट कर्फ्यू के ऐलान को लेकर है। इसके अलावा जो सुझाव है उसमें ये दिया गया है कि तमाम तरह के जो सार्वजनिक पार्क हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जिम है, थिएटर है, स्विमिंग पूल है, इन्हें 15 जनवरी तक बंद रखने का सुझाव दिया गया है, कंप्लीट पूरी तरह से। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वहाँ पर ये कहा गया है कि वो वहाँ पर मतलब वो खुले तो रहेंगे, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी एंट्री बैन रखी जाए अगले आदेश तक। इसमें डेट नहीं दिया गया है, कहा है कि अगले आदेश तक वो बंद रखा जाए। इसके अलावा जो मेलों का आयोजन होता है, आप 1 जनवरी को देखा हमने कि जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ भारी भीड़ लगी, लोग बिना मास्क के नज़र आए और ये भयावह था। इसके अलावा भी आने वाले समय में मकर संक्रांति होना है 14 जनवरी को, तो कई जगह पर मेलों का आयोजन होता है ऐसे में। तो मेलों के आयोजन को लेकर ये कहा गया है कि वो उस पर पाबंदी लगाई जाए। हाट बाज़ार जो होते हैं ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर पर, जहाँ पर लोग एक दिन साप्ताहिक हाट में आते हैं, उसमें ये कहा गया है कि वो लगने दिया जाए, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और इसकी मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, जो इस बात का ख्याल रखें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। सभी तरह के जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, इनको भी बंद पूरी तरह से रखने का आदेश, मतलब निर्देश, ये क्या कहें, सुझाव दिया गया है कि ये बंद रखे जाएं और ऑनलाइन पढ़ाई की जो है वो व्यवस्था की जाए, जैसा कि चल रहा था और पिछले दिनों ये दोबारा खोले गए थे। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस आजकल तमाम जगहों पर होता है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, निजी या सरकारी कार्यालय है, अधिकांश जगहों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है। तो इसको भी अगले आदेश तक बंद रखने का सुझाव दिया गया है। सभी तरह के जो सार्वजनिक और निजी कार्यालय हैं उनको भी बंद तो रखने का सुझाव नहीं है, लेकिन कहा गया है कि केवल 50% कर्मचारियों के साथ ही ये खुलें और वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरह से एसी का इस्तेमाल ना हो, हीटर का इस्तेमाल ना हो और क्रॉस वेंटिलेशन का खास तौर पर ध्यान रखा जाए कार्यालयों में। इसके अलावा जो एक बड़ी बात है वो वीकेंड लॉकडाउन की जो बात कही जा रही थी कि रविवार को केवल जो जरूरी सेवा है
जैसे कि मेडिकल है और दूध और सब्जियां, ये जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं केवल वही खुलें, पेट्रोल पंप खुलें, बाकी दुकानें बंद रखी जाए। ना केवल ये वीकेंड लॉकडाउन की बात है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो गैर जरूरी वस्तुएं हैं जिसका डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल नहीं है, जैसे तो उनको अल्टरनेट ऑड इवन पर खोला जाए कि एक दिन खुलें और एक दिन ना खुलें, वो बंद रहें। तो इस तरह के जो कुछ सुझाव हैं वो दिया गया है। अच्छा, ये सुझाव स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने दिया, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को भेजा है। जी, भेजा है। अब जो सोमवार या फिर बताया जा रहा है कि जो मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो आपदा प्रबंधन की बैठक होगी, इन सुझावों पर चर्चा होगा और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। जी, तो क्या माना जाए कि जो सुझाव चूंकि स्वास्थ्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव ने दिया है, उसमें से सरकार कितना मान सकती है? जो वर्तमान स्थिति है झारखंड की और दूसरे राज्यों में जो आप देख रहे हैं कि जैसे बंगाल में कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई, दिल्ली में पहले ही पाबंदी लगा दिया गया, तो झारखंड में क्या कुछ हो सकता है इन सुझाव के आधार पर? देखिए, अपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, आज ही हमारे वेबसाइट पर यह खबर भी लगी है और हमने उसे पिक किया था तुरंत ही। तो वो एक बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में सभी तरह के शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रखे गए हैं और इसके अलावा जितने भी जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, सिनेमा, ये सबको बंद रखा गया है। एक तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति आप कह सकते हैं। लोग जो निकलेंगे उन्हें कारण बताना होगा कि वो क्यों निकल रहे हैं बाहर, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हो तो ना निकलें। और वहाँ पर भी ये कहा गया है कि जितने भी निजी और सरकारी कार्यालय हैं वो 50% क्षमता के साथ ही खुलें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के भी मामले सामने आए हैं और केसेज बढ़े हैं। जो 4-5 स्टेट जो हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल भी एक है। जिस तरह से झारखंड में पिछले कुछ दिनों से स्थिति बनी है, और इसमें सबसे लेटर की जो एकदम शुरुआती जो लाइन है, जो इंट्रो है, उसमें जो बात लिखी गई है, तो उसमें एक कंसर्न के तहत कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों की जो स्वास्थ्य सुविधा है झारखंड में, और झारखंड का अधिकांश इलाका ग्रामीण इलाका ही है, वहां पर ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है कि अगर तीसरी लहर आती है तो वहां का जो स्वास्थ्य ढांचा है, बुनियादी ढांचा, वो उसको झेल पाए, क्योंकि वो देख चुके हैं। और अगर ऐसा होता है जिस तरह की चेतावनी दी गई है कि इतने लाखों में केसेस आएंगे थर्ड वेव में, और उसकी तैयारी नहीं है, अभी ओमिक्रॉन को लेकर समझ बन रही है, वैक्सीनेशन को लेकर भी स्पष्टता नहीं है, तो वो पहले जो लाइन है उसकी लेटर की आप देखेंगे, उसमें ये लिखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जो ढांचा है वो इतना अच्छा नहीं है। तो जिस तरह की स्थिति बन रही है और जिस तरह के केसेस आए हैं, हो सकता है कि सरकार इसमें से अधिकांश चीज़ों को माने, खासतौर पर जो 2-3 मुख्य बातें हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू, क्योंकि और राज्यों में भी लगाया गया है, लगाया जा सकता है। और दूसरी जो अहम बात है कि ये जितने जो सार्वजनिक पार्क हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ये हैं, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है, आप इसके बिना भी नागरिक जो है बहुत परेशानी में नहीं आएंगे। लोगों ने अपने मन से भी कई पार्कों को बंद रखा, जैसे रांची में राजभवन के पास जो है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बंद रखा जाए। धार्मिक स्थलों पर क्या फैसला होता है, क्योंकि बंद रखने का नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री हो सकता है कि इसको लेकर कुछ आधार रखा जाए। दूसरी एक जो अहम बात है कि शादी, अंतिम संस्कार या ऐसे किसी भी प्रकार के जो लिमिटेशन बांधा जा सकता है, और ये अनिवार्यता की जा सकती है। और दूसरे राज्यों में भी किया गया, एक तो बोला गया है कि केवल 50 लोग ही शामिल हों, चाहे वो शादी हो, अंतिम संस्कार हो या इस तरह का कोई भी और आयोजन हो, वहां पर 50 लोग ही शामिल हों। और उन 50 लोगों के शामिल होने की शर्त भी ये हो कि उन्होंने कोरोना का दोनों टीका लगवाया हो। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में इसमें है कि नागरिकों को ये कहा जा रहा है कि वो अगर झारखंड के नागरिक हैं और दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, या दूसरे स्टेट के हैं झारखंड में आ रहे हैं, तो उनसे ये अपील की गई है, सुझाव दिया गया है कि वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लेकर चलें। वाला सिस्टम किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। तो वो एक अहम बात है। सरकार जो है कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर गंभीर है, और यही वजह है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी। हालांकि उस बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था। बैठक के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, तो उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप खुद से एहतियात बरतिए। लेकिन जिस तरह से 1 जनवरी को कई इलाकों में, कई जगहों पर, कई पिकनिक स्पॉट पर देखने को मिला कि लोग उस तरह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लोगों के मन से कोरोना का खौफ जो है पहले पिछले वर्ष हम लोग देखे थे, वो शायद कम हो गया है। और यही वजह है कि आपदा प्रबंधन के सचिव को, स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने ये पत्र लिखा है। लेकिन इस बीच और कई एक्टिविटीज़ हुई है और उसकी भी जानकारी हम विस्तार से आपको देंगे। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य दूसरे राज्यों के भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। उनके सभी मंत्रियों से यह पूछा गया है कि उनके राज्य में क्या कुछ तैयारी है। इस पर थोड़ा डिटेल हम सूरज से लेंगे। सूरज, आज जो बन्ना गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बातचीत हो रही थी, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, बन्ना गुप्ता ने क्या बताया और उधर से फिर क्या निर्देश आया? देखिए, आज मनसुख मंडाविया ने वर्चुअली बातचीत की थी स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड के हैं बन्ना गुप्ता से। उन्होंने तैयारियों को लेकर पूछा और जो निर्देश केंद्र की तरफ से दिया गया है, क्योंकि 3 जनवरी से यानी कल से बच्चों का टीकाकरण शुरू होना है जो 15 से 18 साल के बीच के हैं और जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज लगना है। ये 2 अहम फैसले लिए गए हैं। बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगना है, तो उसकी तैयारियों को लेकर पूछा गया है और कहा गया है कि आप त्वरित जो है ऐसे सेंटर्स बनाएं और केंद्र को अवगत कराएं कि आपने कैसे सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं होंगी, क्योंकि बच्चे हैं तो भीड़ ना लगे और किस तरह की तैयारियां उनको संक्रमण से बचाने की है उसकी जानकारी आप दें। इसके अलावा जो ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं जिस तरह से, तो उसका पता चलता है जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए और उसकी मशीन अभी तक झारखंड में नहीं है। आदेश मतलब निर्देश सरकार कोर्ट की तरफ से भी दिया गया, पूछा गया और ये बात लगातार चल रही है। तो जो जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से इसे मुहैया कराने का आग्रह किया है कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जो है वो त्वरित मतलब अगर मुहैया कराएं तो ये बेहतर होगा। और वहाँ से ये कहा गया कि उस पर सकारात्मक जवाब आया है कि वो लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड के अलावा तमाम बाकी राज्यों को ये कहा है कि वो अस्थायी अस्पताल तैयार करें जहां पर जो बेसिक सुविधाएं हैं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उसकी व्यवस्था करें, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो उसकी एक तैयारी को लेकर कहा गया है कि अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। तो बिल्कुल देखिए, हर दिन झारखंड में जो है केसेस खास करके कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। आज भी रांची के डीसी और NHM के जो डायरेक्टर हैं वह रिम्स और सदर अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसका भी जायज़ा लिया। तो कहा जा सकता है कि पिछले साल फरवरी महीने में जो कुछ भी सीन था शायद वही बनने लगा है और यही वजह है कि युद्ध स्तर पर सरकार चाहती है कि इसकी तैयारी कर ली जाए और पिछले वर्ष जो कुछ भी स्थितियां बनी वो स्थिति न बने। खास करके ऑक्सीजन को लेकर, मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर जो भगदड़ मची, इधर उधर लोग भाग रहे थे अपने परिजन को लेकर, कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा था। तो अस्थायी अस्पताल कितना अधिक से अधिक सरकार बना सकती है और उसमें कितना अधिक सुविधा, खास करके कोरोना मरीजों को जो सुविधा चाहिए वो कितना उपलब्ध करा पाती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सूरज, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, अभी जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, क्या झारखंड या फिर उसके आसपास के किसी राज्य में उसके कोई मरीज मिले हैं? पश्चिम बंगाल में कुछ मरीज मिले हैं। 2 दिन पहले बिहार में एक मामला आया है, राजधानी पटना में। अच्छा। एक 26 साल का लड़का जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया। कैसे पाया गया? उसका एक भाई जो है वो विदेश से आया था, वो इससे मिलने के लिए दिल्ली गया था, वो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव था और इसके बाद ये पटना आने के बाद इसकी जांच हुई और जांच के बाद जो सैंपल है वो दिल्ली भेजा गया और ओमिक्रॉन से संक्रमित एक बिहार में मिला है, पश्चिम बंगाल में है, यूपी में है, ओडिशा वगैरह जो राज्य हैं वहाँ से अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। झारखंड में भी नहीं, झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन का सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे लेकिन वो मामले नेगेटिव पाए गए हैं, वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। अच्छा, सरकार स्तर पे जो तैयारियां हो रही है वो नए वेरिएंट के मरीज के लिए अलग और जो पहले से जो कोरोना का वेरिएंट चल रहा है उसके मरीज की अलग व्यवस्था की जा रही होगी? अभी जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले आए हैं और डेल्टा वेरिएंट का जो मामला है, ओमिक्रॉन से जो संक्रमित हैं, जैसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संयुक्त रूप से जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण और ICMR के जो DG हैं महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जो स्वास्थ्य सदस्य हैं विके पॉल, इन 3 लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहाँ पर बलराम भार्गव ने ये कहा था कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं उसमें अभी तक किसी तरह का गंभीर लक्षण नहीं दिखा है। अच्छा। मतलब ऐसे भी लक्षण नहीं दिखे हैं कि उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराने की जरूरत पड़े। अगर मान लीजिए कि 10 लोग अगर संक्रमित पाए जा रहे हैं तो 2 ही लोग वैसे हैं जिनको भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है, या तो उनकी उम्र ज़्यादा है
एबव 60 या एबव 70, या फिर वो उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, ऐसी ही स्थिति में। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट के मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है। अच्छा। जो डेल्टा वेरिएंट का जो पूरी तबाही दुनिया में मची, दूसरी खास तौर पर भारत में, तो वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से था, और डेल्टा वेरिएंट के जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। ओमिक्रॉन में ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं जिस तरह से, क्योंकि 1500 के पार चले गए हैं ओमिक्रॉन के मामले भारत में, डेथ का कोई रिपोर्ट नहीं है, और जो लोग ओमिक्रॉन से ग्रसित पाए जा रहे हैं वो 5 से 6 दिन में वो ठीक हो रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि रिपोर्ट गई सीक्वेंसिंग के लिए, जांच के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में कोई है और उसकी रिपोर्ट भेजी गई दिल्ली, 6 दिन बाद वो रिपोर्ट आई और वो ठीक हो चुके थे, पूरी तरह से क्योर घोषित करके डिस्चार्ज किए गए, और तब ये रिपोर्ट आई कि वो ओमिक्रॉन से भी ग्रसित थे। तो इस तरह का गंभीर मामला अभी तक सामने नहीं आया। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें केंद्र की तरफ से भी कोई खास तैयारियों को लेकर नहीं बोला गया। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि क्या इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने सामान्य बेड हैं, बच्चों के लिए कितने बेड हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितना है, इस बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर कोई खास तरह का होगा इलाज, इस बारे में ना तो अभी केंद्र की तरफ से, ना किसी राज्य ने या किसी स्वास्थ्य संगठन ने अभी कहा है। जहां तक बात है कि इसका बचाव कैसे हो, तो जो WHO की मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि अभी तक जो मास्क है वही सबसे बड़ा बचाव है कि आप जब सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, ये मास्क हाँ, तो आप मास्क मतलब कतई ना भूलें। एक रिपोर्ट आई थी करीब आज से 15 दिन पहले, जब हम लोग वेबसाइट के लिए खबरें लिख रहे थे, तो उस समय जो मुख्य स्वास्थ्य सचिव हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के, राजेश भूषण, उन्होंने ये कहा था कि एक डाटा आया था जिसमें जब से कोरोना की दूसरी लहर थमनी शुरू हुई, उसके 2 महीने बाद ये देखा गया कि अभूतपूर्व कमी, उन्होंने कहा कि मास्क के इस्तेमाल में आई है भारत में। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा स्थिति विकट यहाँ है कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और बहुत नॉर्मल तरीके से मार्केट में घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है, जो आगे जाके फिर खतरनाक होगा। तो उन्होंने उस समय भी अपील की थी कि मास्क लगाएं। वही बात सौम्या स्वामीनाथन ने भी कही। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है WHO की, और जो उसके WHO के जो महानिदेशक हैं, उन्होंने ये कहा है कि मास्क जो सबसे जो बेसिक है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि अब ना तो देश में, मतलब पूरे भारत में, ना पूरे विश्व में, ना भारत में, ना राज्य सरकारें पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की स्थिति में है, ना आपको खदेड़ के घरों के अंदर डाल सकती है, क्योंकि बचाव कैसे हो, बचाव कैसे, इसी पे ध्यान दिया सकता है। पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसके बाद जब बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री, वो निकलकर बोले थे कि हम लोग 1 या 2 तारीख से हर दिन 1 लाख टेस्टिंग करेंगे शुरू। तो अभी जो टेस्टिंग हो रहा है और जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ये पिछले वाला ही वेरिएंट है। तो क्या इसका प्रोटोकॉल पहले जो था कि घर में नहीं रहना है, आइसोलेशन सेंटर में रहना है, हालांकि जब मरीजों की संख्या बढ़ी तो फिर घर में, अभी इसका कोई प्रोटोकॉल है, कोई जानकारी? नहीं, अभी इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन कई जगह हम सुन रहे हैं कि ले जाकर उसे रखा जा रहा है, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में जरूर रखा जा रहा है, उनको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है, दूसरे राज्यों में भी। अच्छा। इवन जो विदेश से मान लीजिए आते हैं, अभी फिलहाल जिस तरह के ओमिक्रॉन के भी मामले आए, तो उन लोगों को एयरपोर्ट से ही क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जा रहा है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तब भी 7 दिन तक रखा जा रहा है, और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको घर भेजा जा रहा है। पॉजिटिव आ रहे हैं तो फिर तो 14 दिन का क्वारंटीन है, इलाज हो रहा है, और क्योर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। तभी भी इस तरह के मामले हैं कि अगर उनको लग रहा है कि बहुत गंभीर मामला नहीं है, तो उनको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। झारखंड में कम से कम अभी तक ऐसा नहीं आया है कि उनको मतलब कहा गया हो। अगर कम गंभीर मामले हैं तो वो होम आइसोलेशन में है, उनको सलाह दी जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही हैं कि वो उस तरह से इलाज कराएं। उनके जो संपर्क में आए हैं उनसे जाँच कराने की अपील की जा रही है, जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। और केंद्र सरकार ने जो मीटिंग की, और मनसुख मंडाविया ने यही कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए। मतलब कि आप संक्रमित पाते हैं, आपने उसका इलाज करा दिया, क्वारंटीन में भेज दिया, वो अलग मसला है, पर उसके संपर्क में जो लोग आए हैं वो कीजिए। और इसी के लिए जो आज जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आपदा प्रबंधन विभाग को जो लेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि
जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो जांच है वो बढ़ाई जाए। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके पास 72 घंटे का वो RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए और तभी उनको इंटर करने दिया जाए। अगर नहीं है तो उनकी जांच की जाए और उनको क्वारंटीन की जाए। ये भी सुझाव जो है वो दिया गया है। इसमें एक सुझाव में एक पॉइंट ये भी है। तो बिल्कुल ये कोरोना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां थी जो हम आप तक साझा कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो लगातार एक नोटिफिकेशन सरकार का वायरल हो रहा है उसका मजमून आप समझ पाएँ और हम बता पाएँ इस स्थिति में कि वो दरअसल सिर्फ एक सुझाव है। अब 1 या 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन मंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होगी तब इस सुझाव पर चर्चा किया जाएगा और वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए इस सुझाव को मिलाकर देखा जाएगा कि क्या इसे लागू किया जा सकता है या फिर इसमें क्या कम या क्या ज़्यादा किया जा सकता है। अब हम कोशिश करेंगे कि हर दिन शाम आपके साथ लाइव जुड़ें और तमाम जो अपडेट हैं, न सिर्फ कोरोना बल्कि अन्य दूसरे भी अपडेट हैं, वह आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप इतने लंबे तक हमसे जुड़े रहें इस लाइव में, इसके लिए शुक्रिया।